आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा एंड स्पेशली considering the current situation where some people they have already got their rejection एंड ड्यू टू दैट जो लोग अभी अप्लाई करने वाले हैं उन लोग को भी थोड़ा सा टेंशन हो रहा है एंड दे आर ऑल्सो अफ्रेड दैट व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. So basically the purpose of this video is to clear your doubt and just to assure you that अगर आप अच्छा से फाइल कर रहे हो so you don't need to be worried and you can increase your success chances up to maximum extent. So carefully do the filing. That's what I am telling in all my video. See, the work is doing the right work is in your hand. The result is not in your hand. So don't think about the result before starting the jobs, right? सो काम करो आप और जो है उसका जो रिज़ल्ट आएगा अगर आप अच्छा से किए हो तो आपका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा, ऐसा सोचो, ऐसा हमारा भी मानना है. बोलते हैं ना कि अगर सच्चे दिल से और तहे दिल से अगर किसी चीज़ को चाहो तो खुदा भी आपको जो है ना उस चीज़ से मिला देता है. तो ऐसे ही है, अगर आप दिल से चाह रहे हो कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए और आप पॉजिटिव हो थ्रू आउट योर जर्नी, so I am sure like you will get the success. This is what I feel. So anyway, let's start the video. Before starting the video, जो भी नए हैं इस चैनल पे वो आप हमारा पुराना वीडियो भी आप देख सकते हो. And I would request, if you like the video, join our channel because this is made for you people only. And अगर कोई भी क्वेश्चन हो so you can ask in the comments box and also give your comments like whether the video content was good or not good or what else you want to see, that you can comments and let us know. So उसके हिसाब से फिर आगे का वीडियो भी मैं या आगे का इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं शेयर करूँगा. सो चलते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर में. इसमें दो पार्ट में हम लोग इस वीडियो को बनाए हैं. एक पहला पार्ट है जिसमें जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे एंड देन प्रोबेबिलिटी और क्या बोलते हैं उसको, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा उसका, उसके बारे में सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे. ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्किप करके आप समझ जाओगे. तो अगर टाइम है आपके पास तो आई वुड सजेस्ट आप पूरा वीडियो देखो. टाइम नहीं है तो सेव करके रखो, जब भी टाइम होगा रील से या फेसबुक से फुर्सत मिले तब आप देख लेना. इसको आपके लिए है, अगर आपको अच्छा लगे तो देखो, नहीं अच्छा लगे तो नो प्रॉब्लम. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो द पहला चीज़ जो है, द फर्स्ट पॉइंट, क्रिमिनल रिकॉर्ड. So what we are going to talk is now the reason why the visas of Poland or any other Schengen country is getting rejected. Because if you see my last video, I have said there are Schengen codes which define the rejections. Okay, so उसी को थोड़ा सा ये एडवांस फॉर्मेट में अभी मैं लेकर आया हूँ, जहाँ पे आपको बताऊँगा कि विच आर द फ्यू रीज़न दैट लीड्स टू द रिजेक्शन, और उसके बाद उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे. सो क्रिमिनल रिकॉर्ड, द कॉन्सुलर ऑफिसर विल क्लोजली स्टडी योर पास्ट एंड प्रेजेंट एक्शन when issuing a Schengen visa or Poland visa. People with a record of addiction, child abuse, drug abuse, terrorism, or such serious offenses may find it challenging to get a Schengen visa. सो अगर इसमें से अगर आप कहीं भी आते हो तो आप बेटर है आप अप्लाई ही नहीं करो.
अब इसमें कुछ लोगों का माइंड में सडनली एक क्वेश्चन आया हुआ, यार हम तो पीसीसी देते हैं, फिर ये तो नहीं होगा, आगे बात करूंगा उसके बारे में। फॉल्स ट्रैवल डॉक्यूमेंट, people who submit false travel document and misinterpret their identity to get a Schengen visa will be denied a visa along with other consequences. So अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप जमा करते हो, आपको लगता है कि वो फेक नहीं है, सो यू डोंट नीड टू बी वरी। बट अगर आप कुछ फेक डॉक्यूमेंट या कुछ फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट अगर आप जमा करते हो और उसके बाद आपका रिजेक्शन आता है, सो डोंट ब्लेम अगेन द एम्बेसी, इंस्टेड यू कैन ब्लेम योर सेल्फ। अनएक्सप्लेन्ड पर्पस ऑफ विजिट, ये बहुत सारा कॉमन है, जो बहुत सारे लोगों को ये आता है। उनका पर्पस ऑफ विजिट जो है ना वो अनक्लियर रहता है, जिसकी वजह से उनका रिजेक्शन होता है। सो योर Schengen वीज़ा may get rejected if you cannot provide a valid, logical and verifiable reason for your visit and stay to any country in Schengen. ओके, सो अगर आपका पर्पस ऑफ विजिट क्लियर नहीं है, लाइक यू आर गोइंग फॉर वर्क बट यू आर नॉट एबल टू डिफाइन इट properly that exactly and really you are going for work, or you are going for a study, you are not able to justify, or your circumstances not able to justify, or your situation is not able to justify, so or your document is not able to justify, then you have a chances of rejection. Damage or invalid passport, if there are detached or missing pages in your passport or its cover is missing, additionally your visa application will be rejected if your passport is unacceptable to the embassy of और कॉन्सुलेट फॉर ए Schengen वीज़ा। तो कभी कभी बहुत सारे लोगों का ऐसा भी रहता है कि उनका पासपोर्ट पे तेल गिरा हुआ है, या कुछ समोसे पकौड़े का भी कुछ दाग लगता है, या फिर वो कहीं से पिन मारा हुआ है, या बहुत सारा उसके अंदर पेजेस वगैरह फोल्ड है, या फिर कुछ पेजेस मिसिंग है। सो दिस कुड ऑल्सो लीड टू रिजेक्शन ऑफ योर वीज़ा। Even though your passport is valid, your passport is genuine, but if it is doubtful passport, like अगर वो क्लियर नहीं है और वो मतलब what you can say like it is not in the proper way visibly, तो वो एक रीज़न भी आपका रिजेक्शन का हो जाता है। अब जो है लैक ऑफ प्रूफ ऑफ ट्रैवल इटर्निटी, there need to be more than having a valid reason to visit a Schengen country. A visa applicant must submit sufficient proof of his travel itinerary, such as proof of accommodation, air ticket, etc. तो इसके अंदर बहुत सारा चीज़ आता है, नॉट जस्ट ओनली आपका एयर टिकट आप डाल दिए, डमी एयर टिकट और जो भी रिजर्वेशन टिकट, so that is sufficient for this. You need to prove that like all your plan which is set to go for the purpose you are claiming, and you are asking permission from the consulate to grant you visa, that purpose clearly need to be proved with your itinerary. अब आ जाते हैं हम लोग अनऑथेंटिकेटेड लेटर ऑफ रेफरेंसेस। ओके, Schengen visa applicant must submit a valid and authenticated letter of references, failing which their visa application will be rejected. So जो भी references है आपका, चाहे वो वर्क परमिट है, या फिर आपका एकोमोडेशन लेटर है, या आपका एक्सपीरियंस लेटर है, everything need to be valid or authentic, right? इनसफिशियंट मीन ऑफ एग्जिस्टेंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी एक बहुत कॉमन रीज़न है रिजेक्शन का। तो हाफ ऑफ द लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं, एंड फाइनली फिर क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका रिजेक्ट क्यों हो गया वीज़ा।
तो you need to submit sufficient proof of means of existence during your stay and for your return to India। समझो अब बात को, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सफिशियंट प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग योर स्टे। ड्यूरिंग को मैं थोड़ा सा स्ट्रेस देके पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप जब वहाँ हो और वापस आ रहे हो, ये दोनों का जो है ना प्रूफ आपको अगर नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हो, सो आपका जो है ना वो रिजेक्शन का एक रीज़न हो सकता है, राइट। अब आ जाते हैं अनएक्सेप्टेबल सर्टिफिकेट। सो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है एक्चुअली लाइक आपका वर्क परमिट, अकोमोडेशन लेटर, बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट और वॉट एवर द सर्टिफिकेट यू आर सबमिटिंग इट, दैट नीड टू बी क्लियर, वैलिड, आइदर इन द पॉलिश लैंग्वेज और हंगरियन लैंग्वेज, जो भी कंट्री का आप अप्लाई करो, और आइदर इट शुड बी इन इंग्लिश, राइट। डोंट पुट समथिंग लाइक, कुछ लोग क्या करते हैं, अब पंजाब के हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट पंजाबी में है तो पंजाबी डाल देते हैं, और पाकिस्तान के हैं तो उर्दू में है तो उर्दू में डाल देते हैं। अरे भैया, वो जो बैठा हुआ है उधर एम्बेसी में, उनको पता ही नहीं है उर्दू और पंजाबी और तमिल और तेलुगु, तो कैसे पढ़ेंगे आपका। तो आपके लिए वो जमा करना, आप अननेसेसरी उनको परेशान कर रहे हो, तो वो भी एक रीज़न होता है। तो जो भी आप डाल रहे हो क्लियर डालो। लैक ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या होता है ना कि इंश्योरेंस की वजह से मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है पर्सनली, आई एम टेलिंग यू दैट देर आर 1 or 2 फाइल हैज़ बिन रिजेक्टेड। देर आर पेनल्टी ऑफ एजेंट इन द मार्केट, दे सेल द ट्रैवल इंश्योरेंस शेंजन वीज़ा के नाम पे, और वो ट्रैवल एजेंट, अच्छा ट्रैवल एजेंट जो है कहीं पे आपको 4,000 में, कहीं पे 5,000 में, कहीं पे 8,000, कहीं 10,000, कहीं 11,000, कहीं 12,000 में जो है ना इंडियन रुपीस में वो मिल रहा है। अभी आप समझो कि 30,000 यूरो और $50,000 का इंश्योरेंस एक कंपनी आपको 10,000 में दे रहा है, दूसरा कंपनी आपको 4,000 में दे रहा है, कुछ तो डिफरेंस होगा ना उसके अंदर। तो इंश्योरेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है। अब वो अलग बात है कि आपका जो रिजेक्शन आता है उसमें कहीं ये नहीं लिखा रहता है कि आपका रिजेक्शन जो है इंश्योरेंस की वजह से हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ को आप ध्यान रखना कि आप जब बिकॉज ऐसा कुछ पॉइंट अवेलेबल ही नहीं है उसमें रिजेक्शन वाले में, बिकॉज ऑफ द इंश्योरेंस आपका रिजेक्ट हो गया तो नहीं लिख पाते हैं, बट बहुत सारा रिजेक्शन जो है इंश्योरेंस की वजह से होता है। सो यू नीड टू नो योर पॉलिसी, एग्जैक्टली कौन सा पॉलिसी है, उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है मैं बताता हूँ आपको, कि आप जो है आप इसमें चले जाओ, लाइक जिस कंट्री में आप जा रहे हो, पोलैंड जा रहे हो, हंगरी जा रहे हो, रोमानिया जा रहे हो, सर्बिया जा रहे हो, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री का जो है एम्बेसी का वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके वहाँ पे जो ट्रैवल इंश्योरेंस ऑथराइज जो उस कंट्री में है, जो कंपनी, उसका आप ट्रैवल इंश्योरेंस डायरेक्टली भी ले सकते हो, और अगर किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हो तो एजेंट को भी आप रिकमेंड करो और उसको बताओ कि मेरे को इसका इंश्योरेंस ही चाहिए। डोंट सिंपली फॉर सेक ऑफ इंश्योरेंस जस्ट बाई एनी इंश्योरेंस, ओके। तो ये सब तो प्रॉब्लम है। अब क्या कर सकते हैं, इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? तो प्रोवाइड वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट एंड फ़ोटो, जो भी आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो वैलिड होना चाहिए, और स्पेशली आपका फ़ोटो जो है वो क्लियर होना चाहिए और करंट होना चाहिए। कुछ लोग तो फ़ोटो का साइज़ में भी मैंने देखा है कि वो भी जो है ना वो मिस्टेक करते हैं। सम टाइम यू नो लाइक VFS हो तो उनको रिजेक्ट कर देता है, बट कभी कभी क्या होता है कि वो VFS एक्सेप्ट कर लेता है फाइल को एंड दे फॉरवर्ड इट टू द एम्बेसी। अब एम्बेसी में जाने के बाद उनके पास ना तो आप खड़े रहते हो, नहीं उनके पास टाइम है कि आपको कॉल करके बोलेंगे कि भैया आपका जो है ना फ़ोटो नहीं सूटेबल है, तो आप एक थोड़ा सा खींच के मेरे को एक फ़ोटो भेज दो, और ना इधर आपका गूगल और फेसबुक में फ़ोटो अवेलेबल होता है कि वो डाउनलोड कर लेंगे, राइट।
तो जो फ़ोटो है आपका वो इम्पोर्टेंट है, 35x45 साइज़ होना चाहिए। अगर आप वाइट कलर का शर्ट पहने हो तो डोंट टेक द वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो, बिकॉज वो फिर वापस मिलता नहीं है। आपका कान, हेड वगैरह जो है ना वो स्ट्रेट होना चाहिए, दोनों कान दिखना चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ है। 70 to 80% आपका फेस दिखना चाहिए, तभी आपका जो है ना वो फ़ोटो वैलिड होता है, नहीं तो नहीं होता है। Furnish an accurate travel itinerary. Plan your trip in detail so that you can furnish accurate details about the flight booking, accommodation. अगर आपका एकोमोडेशन कंपनी का है तो ठीक है, नहीं तो होटल रिजर्वेशन अगर है। अगर आप स्टडी वीज़ा में जा रहे हो तो आप होटल रिजर्वेशन लेकर भी जा सकते हो। ये सब जो है ना वो डिटेल्ड में आपको उसके अंदर सपोर्ट करना पड़ेगा। प्रोवाइड ए जेन्युइन पर्पस ऑफ ट्रैवल। आप जिस पर्पस के लिए भी जा रहे हो, जैसा मैंने आगे कहा था कि जिस पर्पस के लिए भी आप जा रहे हो वो पर्पस डिफाइन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इमेजिन करो कि आप मेरे सामने बैठे हुए हो और आप बोल रहे हो, आई एम आस्किंग यू ए क्वेश्चन, बॉस यू आर गोइंग फॉर व्हाट, एंड यू आर सेइंग यू आर गोइंग फॉर वर्क। ओके, so it is clear. Now if I am asking you like you are going for study, और आप बोल रहे हो कि मैं स्टडी के लिए जा रहा हूँ और उधर जाके आप कुछ काम करने वाले हो, सो यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई दैट यू आर गोइंग फॉर वर्क और यू आर गोइंग फॉर स्टडी और यू आर गोइंग फॉर विजिट। सो वो जो जस्टिफिकेशन है वो जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको। उसका बहुत सारा तरीका है। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिडिट, उसका जो ऑथेंटिकेशन है वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है आपका जो कवरिंग लेटर है वो है। और आपका जो पूरा फाइलिंग का जो को रिलेट होता है एक सीक्वेंस से, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वो आपको करके उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका जो ट्रैवल है वो जेन्युइन है। इस्टेब्लिश योर इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, ये एक बड़ा कॉमन पॉइंट है जो जिसकी वजह से मैंने बताया था ना कि आपको रिजेक्शन होता है। तो इसमें आपको क्या है ना कि आप कोई भी सेंजन कंट्री की बात कर लो आप, तो इसमें जो मोस्टली रिजेक्शन होता है ना वो इसी की वजह से होता है, बिकॉज उनको आपका इंटेंशन क्लियर नहीं दिखता है, वो ऐसा बताते हैं। अब आपके हिसाब से तो आपका केस जेन्युइन है। फॉर एग्जांपल अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो और स्टडी के लिए जा रहे हो तो आपने अपने हिसाब से तो सब किया, बट फिर भी उनको नहीं लगता है कि आप जेन्युइन हो। तो क्यों नहीं लगता है उनको? अगर आप 100% जेन्युइन हो और आपका डॉक्यूमेंट भी जेन्युइन है और सब कुछ जेन्युइन है, तो फिर आपको ऐसा क्यों, उनको ऐसा क्यों नहीं लगता है? तो हर इंडिविजुअल का फाइल्स अलग अलग है, ठीक है। तो इन जनरल अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास एक फ़ाइल आता है और मेरे को लगता है कि वो जेन्युइन नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिला होगा उसके अंदर, राइट। अब वो जो मिलता है वो बताते नहीं है। अब वो एक बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको मान लो आपके किसी भी एक डॉक्यूमेंट से या किसी भी आपका एक्सप्लेनेशन से या आपका कुछ भी जो एविडेंस आप सबमिट किए हो उनसे उनको ये पता चलता है या डाउट होता है कि आपका इंटेंशन जो है वो क्लियर नहीं है। वो एग्जैक्ट वो पॉइंट वो बताते नहीं है, बिकॉज ऐसा कुछ प्रोविज़न ही नहीं है रिजेक्शन लेटर में, तो वो एक कॉमनली एक टिक कर देते हैं। तो आप जब भी अपना केस स्टडी करो तो उसके अंदर आप जो है ना ये समझो कि आप अपने फाइल को एक और बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ, समझो। लाइक आप अवॉइड कर सकते हो रिजेक्शन को। आप क्या करो कि आपका फाइल बनाओ, ठीक है। व्हेन यू आर रेडी टू सबमिट द फाइल, आप वो फाइल को यू योर सेल्फ चेक दैट फाइल एज ए वीज़ा ऑफिसर, ठीक है। आप अपने फाइल को खुद देखो और जेन्युइनली ये बताना मेरे को कमेंट्स बॉक्स में आप कितने लोग ऐसा किए हैं। आप जेन्युइनली चेक करो 10 मिनट 15 मिनट के लिए उस फाइल को और बताओ आपको कहाँ कहाँ पे आपने नोटिस किया कि आपके फाइल के अंदर कुछ न कुछ माल फंक्शनिंग है। अगर आपको 1 2 3 4 जेन्युइनली बताना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको फील ना हो कि यहाँ पे शायद मैंने कुछ गलत किया है या इस फाइल में यहाँ पे कुछ गलत है जिसको कुछ सपोर्ट से जो है ना उसको अवॉइड करने का कोशिश किया है। आप एक बार ट्राई करके देखो, आई एम श्योर
आपको कुछ ना कुछ मिलेगा उसके अंदर। तो जो आपको मिलता है, समझो आप तो एक फाइल कर रहे हो तो आपको एक दो प्रॉब्लम मिल जाता है आपके फाइल के अंदर में। इन लोग रोज का जो है ना 100 फाइल देखते हैं, तो इनका स्पीड भी फास्टर है और आंखें भी बहुत तेज है, तो दे कैन गेट ईजली व्हाट इवन यू कैन इग्नोर। सो ट्राई टू एस्टेब्लिश योर इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन डू सो बाई गिविंग प्रूफ ऑफ इनकम। आप कैसे कर सकते हो, तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने दिया है कि यू कैन डू सो बाई गिविंग प्रूफ ऑफ इनकम, stability and current status of your employment. In addition, you can provide an unchanging declaration of your travel purpose. Moreover, apply for a visa duration that supports your travel itinerary and purpose to the Schengen zone. So ये सब कर सकते हो। Provide valid proof of accommodation. अगर आप वर्क वीज़ा में जा रहे हो और आपकी कंपनी आपको एकोमोडेशन दे रही है, तो जो आपका एकोमोडेशन लेटर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आप उस एकोमोडेशन लेटर को चेक करो, वो लेटर के अंदर ही आपका रिजेक्शन का रीज़न मिल जाएगा आपको, समझे। जो भी एकोमोडेशन लेटर आपको कंपनी इशू किया है, अगर आपका रिजेक्शन इस वजह से हो रहा है तो आपका रिजेक्शन का रीज़न जो है ना आपके एकोमोडेशन लेटर में ही आपको मिल जाएगा। आप पढ़ो उसको अच्छा से, क्योंकि जितना भी एकोमोडेशन लेटर मिल रहा है वो सब डिफरेंट डिफरेंट एकोमोडेशन लेटर है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मेरे एम्प्लॉय को एकोमोडेशन देना है एंड मैंने लिख के दे दिया गारंटी कि भाई मैं अपने एम्प्लॉय को एकोमोडेशन दे रहा हूँ। दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द एम्बेसी। गॉट इट। आपने कहा कि आप एकोमोडेशन दे रहे हो एम्प्लॉय, एंड ट्रस्ट में दिस इज़ इन योर फेवर ओनली। व्हाट दे आर डूइंग इट इज़ फॉर यू ओनली, ओके। सो आपके जो एकोमोडेशन का लेटर है उसके अंदर भी आपका रिजेक्शन छुपा हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ो, कुछ ना कुछ आपको उसके अंदर मिलेगा, ठीक है। प्रेजेंट ए वैलिड लेटर ऑफ रेफरेंस। जो भी आपका लेटर्स वगैरह जो आप जमा कर रहे हो, किसी का रेफरेंस LOR वगैरह कुछ जमा कर रहे हो, स्पेशली ऑन द स्टडी एंड ऑल साइड, सो वो वैलिड होना चाहिए, 3 महीने के अंदर का होना चाहिए, so that you can avoid that study visa rejection also. प्रेजेंट ए प्रॉपर पासपोर्ट, जैसा मैंने बताया था कि आपको जो भी पासपोर्ट है वो क्लियर होना चाहिए, फटा वटा नहीं होना चाहिए, समोसे कचौड़ी का तेल वेल नहीं होना चाहिए, और वैलिडिटी जो है जिस दिन आप जमा कर रहे हो उस दिन से कम 12 महीने मिनिमम होना चाहिए आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, तो उसका जो सोल्यूशन है, हैव एम्पल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। सो आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रोवाइड करते हो, इट नीड टू बी जेन्युइन। स्पेशली स्टूडेंट का केस में मैं बता रहा हूँ, बहुत सारा केस ऐसा होता है, वर्क वीज़ा वालों के लिए तो ठीक है, बट स्पेशली फॉर स्टूडेंट वीज़ा के लिए वो क्या करते हैं, आई डोंट नो, लाइक इट इज़ इन जनरल आई एम टेलिंग, ओके, प्लीज़ डोंट टेक इट इन अदर वे। Possibility, I am trying to explore the possibility, okay, so I am not commenting and not justifying and not authenticating this statement, okay। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने एक स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया, आपने 10-12 लाख रुपया अपना बैंक स्टेटमेंट निकाला, और नेक्स्ट डे जाके आप वीज़ा जमा कर दिए, और अगले दिन जाके आपका पैसा जिससे जिससे लिए थे उसको वापस कर दिए। Do you think that statement is sufficient? No, never. Because आपका जो बैंक स्टेटमेंट है that can be verified by the embassy, और by the time वो वेरीफाई करते हैं पता चलता है कि आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, राइट।
तो ये मोस्टली जो है वो स्टडी वीज़ा के केस में होता है। वर्क वीज़ा वालों के लिए इतना वो ऑप्शंस नहीं है, बट उनको भी स्टेटमेंट देना पड़ता है। आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए, इतना तो आपको करना पड़ेगा। फिर मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में, हैव सफिशिएंट ट्रैवल इंश्योरेंस कवरेज, तो ऑलरेडी बताया हूँ इंश्योरेंस के बारे में, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दो। अब कंक्लूजन पे आते हैं। बहुत लंबा भी हो गया वीडियो, आई एम श्योर लाइक आप लोग पार स्किप कर करके वीडियो देख रहे होगे, बट एनीवे ये आपका चॉइस है। सो कंक्लूजन पे आते हैं। योर वीज़ा अप्रूवल चांसेस इज हाई ओनली व्हेन इट्स इन लाइन विथ रिक्वायर्ड एंड डिफाइंड गाइडलाइंस बाय द रिस्पेक्टिव कंट्री। You have right to appeal, but only when you feel your case is genuine and mistakenly rejected. आपको ऐसा लगता है कि आपका वीज़ा जो है वो गलती से रिजेक्ट हो गया है, तो आपके पास प्रोविज़न है अपील का और आपको अपील करना चाहिए। Not all appeal are successful, but professional appeal get impact on decision. जितना भी सब अपील जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, बट प्रोफेशनली केस को समझने के बाद अगर आप टू द पॉइंट रूट कॉज के साथ अपील करते हो तो वो आपका सक्सेसफुल होता है, एंड वी हैव एविडेंस ऑफ दैट। ऑलवेज अवॉइड द मिस्टेक एंड डू नॉट टेक रिस्क बाय फाइलिंग योर सेल्फ इफ यू आर नॉट श्योर। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि अगर आपको लगता है कि जिस भी कंट्री का आप हो फाइल कर रहे हो, हंगरी, पोलैंड, सर्बिया, जो भी कंट्री है, अगर आपको लगता है कि यू हैव 1% ऑफ डाउट ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ लूजिंग ऑल योर इन्वेस्टमेंट ऑन द वर्क परमिट, इंश्योरेंस, टिकट, इससे अच्छा है कि आप फाइलिंग जो है ना किसी से करवा लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नहीं तो आपका क्या होगा ना कि आपके कुछ पैसे बचाने के चक्कर में जो है ना आपका पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार हो जाएगा। स्पेशली एजेंट लोग के लिए भी मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, बिकॉज वी आर हेल्पिंग फ्यू एजेंट्स nowadays, and we have noticed that they are getting so many work permit, but उनको बेसिक चीज़ों का क्लैरिटी नहीं है। But since they have the good reputation in the market, so उनके पास कैंडिडेट आते हैं और उनको फाइलिंग के लिए अप्रोच करते हैं, और ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जा रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा सा केयरफुली थोड़ा सा फाइलिंग करो। जिनका भी आप फाइल लेते हो उनका बहुत सारा इमोशन, मनी, पैसा, टाइम सब कुछ जुड़ा हुआ रहता है। So just try to avoid that rejection, because it's you are also at the end of the day you are also not going to get anything, and सबसे ज़्यादा नुकसान वो इंडिविजुअल को हो जाता है जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा केयरफुली करो। अगर आप एजेंट भी हो, देर इज़ नो पॉइंट लाइक आपको किसी से पूछने में या जानने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, एज लॉन्ग एज इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट टू समबडी एल्स। तो आप पूछ लो अगर आपको नहीं मालूम है तो किसी से, जो भी आपको लगता है, और फाइलिंग जो है अच्छा से करो, सो दैट आपका भी फ़ायदा हो और इंडिविजुअल का भी फ़ायदा हो। ठीक है। So thank you for watching, wish you all the best, and do let us know if you like the content or anything which you want to know. So आप बता सकते हो, we will try to cover those point in upcoming video. Till the time, take care, stay safe.